नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं महंगाई की एक और मार से। पहले से ही जबरदस्त महंगाई आप और हम झेल रहे हैं और अब आम लोगों पर बढ़ी हुई ईएमआई की भी मार पड़ने जा रही है। रिजर्व बैंक ने बुधवार को अचानक से रेपो रेट बढ़ा दिए हैं। रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है, जो अब 4.40% हो चुका है। रिजर्व बैंक के इस ऐलान से होम लोन, कार लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे और एचडीएफसी का जो लोन है वो महंगा हो गया है। दूसरे बैंक भी अब माना जा रहा है कि बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एचडीएफसी ने भी तुरंत जो है वो बदलाव कर दिए हैं रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद। रिजर्व बैंक के मुताबिक महंगाई की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए और अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला किया गया है। रिजर्व बैंक के ऐलान के साथ ही शेयर बाजार धड़ाम हो गया। सेंसेक्स में 1307 अंकों की और निफ्टी में 351 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते निवेशकों को भी 6.27 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। एक रिपोर्ट आपको यहां पर दिखाते हैं। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. एक तो महंगाई की मार, ऊपर से पॉलिसी रेपो रेट बढ़ाने का रिजर्व बैंक का ये ऐलान नीम चढ़े करेले से कम नहीं। खास बात यह है कि रिजर्व बैंक ने ये फैसला बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के नाम पर लिया है। रिजर्व बैंक ने अपना पॉलिसी रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। रेपो रेट यानी वो रेट जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को क्रेडिट मुहैया कराता है। बैंकों को कर्ज महंगा मिलेगा तो वो ग्राहकों को भी कर्ज महंगा ही देंगे। अर्थव्यवस्था में नकदी पर नियंत्रण रखने के मकसद से ये दरें बढ़ाई गई हैं। इसके बाद अब होम लोन या अन्य तरह के लोन की ब्याज दरें बढ़नी भी तय हैं। Globally, inflation is rising alarmingly and spreading fast. Global crude prices, that is crude oil prices, are ruling above $100 per barrel, and they remain volatile. Global food prices touched a new record in March and have firmed up even further since then. Inflation-sensitive items relevant to India, such as edible oils, are facing shortages due to conflict in Europe and export ban by key producers. पिछले कई हफ्ते से यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है। इसका सीधा असर देश में पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों पर बढ़ोतरी की शक्ल में सामने आया है। इससे माल ढुलाई की लागत बढ़ी है और आम जरूरत की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ये भी सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया सरकार ने भी पाम ऑयल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। पाम ऑयल महंगा होने से खाने पीने की कई चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। इंडोनेशिया सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया 28 अप्रैल से, उसका कितना असर पड़ा है भारत में एडिबल ऑयल मार्केट पर, और क्या जो कीमत उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ तेल हैं जो डोमेस्टिक तेल हैं, उनके दाम इस पीरियड में गिरे भी हैं, और कुछ जो पाम ऑयल ख़ास तौर से वहाँ से आता था उसका चूँकि स्टॉक्स अवेलेबल था तो उसके दाम के ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। और अब हमें उम्मीद है कि इंडोनेशिया का वो बैन टेम्परेरी था, वो ख़त्म हो जाएगा और ऑयल के प्राइसेस फिर गिरने की तरफ जाएंगे। यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं की सरकारी खरीद पर भी असर पड़ा है। केंद्रीय खाद्य सचिव ने एनडीटीवी को बताया कि मौजूदा फसल सत्र में तेज गर्मी के कारण पहले ही गेहूं का उत्पादन करीब 60 लाख टन कम हो सकता है। ऊपर से सरकारी खरीद भी कम हो रही है क्योंकि किसानों ने ऊंची दरों पर गेहूं सीधे प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच दिया है। गेहूं के प्रोडक्शन का क्या लेटेस्ट एस्टिमेट है आपका, सरकार का? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से पहले 1110 लाख मीट्रिक टन का उनका ओरिजिनल एस्टिमेट था, जो उन्होंने रिवाइज करके 1050 लाख मीट्रिक टन किया है। करीब 5% कम हुई है। करीब 60 लाख मीट्रिक टन का रिडक्शन। तो आपको लगता है कि ये एक इशू हो सकता है आगे चल के कमी? ये बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इतना ही प्रोडक्शन लास्ट ईयर भी था। हालांकि खाद्य सचिव ने साफ किया कि गेहूं के निर्यात को किसी भी तरह से नियंत्रित करने की कोई योजना नहीं है। इसका सीधा फायदा कारोबारियों के अलावा किसानों को भी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में रूस और यूक्रेन से करीब 29% गेहूं पहुंचता था,
इन दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से गेहूं की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में उथल पुथल भी बढ़ी है और गेहूं की कीमतें भी। इसका असर भारत में गेहूं के बाजार पर भी पड़ा है। अब सरकार को उम्मीद है कि जून से जब अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से गेहूं का नया स्टॉक पहुंचेगा तो इससे बाजार में उथल पुथल कम होगी और कीमतों को नियंत्रित करना भी आसान होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। राजस्थान के जोधपुर में जारी तनाव के चलते कर्फ्यू को 48 घंटों के लिए बढ़ा दिया गया है। जोधपुर में अब 6 मई तक के लिए कर्फ्यू रहेगा और मोबाइल इंटरनेट भी सस्पेंड रहेगा। जोधपुर में जो हिंसा हुई उसके मामले में अब तक 151 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 18 एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। जोधपुर में आपको बता दें कि सोमवार को झंडा फहराने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद 2 गुट आमने सामने आ गए और उसके बाद पथराव हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद अगले दिन मंगलवार को भी यही स्थिति हुई कि जब ईद की नमाज पढ़ी गई और उसके बाद एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, पथराव शुरू हुआ, जिसके बाद फिर से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और दोनों ही बार पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, आम लोग भी जख्मी हुए हैं। कई चीजों को तोड़ा फोड़ा वहां पर गया है, एटीएम को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके बाद पुलिस को यहां पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि उस वक्त भी पुलिस पर सवाल उठे थे कि जब रात में स्थिति बिगड़ी थी तभी अगर कर्फ्यू लगा दिया जाता तो जो ईद के दिन हिंसा हुई या जो स्थिति पैदा हुई तनावपूर्ण, वो दोबारा देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने जो एडीजी हैं उनसे बातचीत की, वो हम सुनवाएंगे आपको, लेकिन हम सबसे पहले हर्षा के पास ही चलते हैं। हर्षा, आपकी रिपोर्ट हम लगातार देख रहे हैं, तस्वीरें भी आप वहां से जोधपुर से भेज रही हैं कि किस तरह से स्थिति जो है अब काबू में करने की कोशिश की जा रही है। जब आज सुबह की स्थिति वहां पर क्या है, क्योंकि कल सुबह तनाव वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा था माहौल में, अब क्या स्थिति नजर आ रही है और क्या ये जो कर्फ्यू है इसे और भी बढ़ाया जा सकता है? देखिए, फिलहाल तो हम उस इलाके में हैं जहां कर्फ्यू नहीं है और आप देख सकते हैं कि यहां पर बिल्कुल नॉर्मल आवाजाही हो रही है। लोग अपने दिनचर्या में वो व्यस्त हैं, काफी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहां पर सारा कुछ खुला हुआ है, मार्केट्स भी खुली हुई हैं। लेकिन जो वॉल्ड सिटी एरिया है वहां पर कल जो हमने सुना था कि वहां पर शांति के प्रयास किए गए और काफी लोग मतलब आपस में, जहां जो कबूतर चौक एरिया है वहां पर लोगों ने बैठ के रात को एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई है, ताकि क्योंकि उनको एकदम पास रहना है, तो वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ जो अमन शांति है और भाईचारा है, अमन चैन भंग हो किसी तरह से। फिलहाल ये स्थिति है। लेकिन कल देर रात को हमने पुलिस ऑफिशियल से बात करी थी, उनसे पूछा कि आपने कर्फ्यू क्यों बढ़ाया है, तो उन्होंने कहा फिर भी कहीं उपद्रव ना हो, टेंशन ना हो, इसलिए हम कर्फ्यू रखेंगे और धीरे धीरे इसमें ढील देते हुए फिर सिचुएशन को नॉर्मलाइज करेंगे। यहाँ पर कल जो बीजेपी का जो दल आया था शांति समिति की बैठक में, उन्होंने बहिष्कार करते हुए वो बाहर आ गए थे। लेकिन फिर कल देर रात की ये डेवलपमेंट है कि बीजेपी ने भी कहा है कि आज जो उनको धरने पे बैठने का कार्यक्रम था जोधपुर में, वो नहीं बैठेंगे धरने में। यानी कि यहाँ पर लगता है कि अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी और कर्फ्यू में ढील देते हुए थोड़े दिन में लगता है कि अगले 48 घंटों में या अगले 24 घंटों में स्थिति यहाँ पर सुचारू हो जाएगी। हर्षा, ये भी देखा गया था कि जिस दिन सोमवार की रात को जब हिंसा हुई, अगर तब थोड़े सख्त कदम उठा लिए जाते तो मंगलवार की सुबह जो हिंसा है उससे बचा जा सकता था। ऐसे में क्या पुलिस वालों पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका डिसीजन लेने में, फैसले लेने में थोड़ी चूक हुई है इस मामले में? देखिए, ये कल देर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद यहाँ पर मौजूद है, हवा सिंह जी घुमरिया, और उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर कहीं पर भी उन्हें लगा कि पुलिस की कोताही है तो वहाँ पर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह लगातार जोधपुर में बनी हुई और वहां से वो बता रही हैं कि कल के मुकाबले आज बेहतर है, वहां पर स्थिति आवाजाही सामान्य है और जिन इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है वहीं पर सन्नाटा है, बाकी जगहों पर सुचारू रूप से जिंदगी जो है वो चल रही है। और जोधपुर के पूरे जो हालात हैं उस पर हर्षा कुमारी सिंह ने बातचीत की है एडीजी हवा सिंह घुमारिया से, वो आपको सुनवाते हैं। दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है जोधपुर में, तनाव है लेकिन शांति बनाई रखी है। मेरे साथ है हवा सिंह घुमरिया जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है फॉर स्टेट ऑफ राजस्थान। हवा सिंह जी, अभी फिलहाल आपने ये निर्णय लिया है कि कर्फ्यू आप जारी रखेंगे, क्यों लिया गया है ये निर्णय? कर्फ्यू को 2 दिन अभी बढ़ाया है। शांति है लेकिन अभी भी
हम ये महसूस करते हैं कि तनाव बहुत है, तो एकदम से कर्फ्यू को हटा नहीं सकते, इसलिए 2 दिन बढ़ाया है। अभी जो वार्ता हुई, दिन में एक गतिरोध आ गया था, उसके बाद जो अभी वार्ता हुई उससे मुझे उम्मीद है कि कल जो है काफ़ी शांति रहेगी और उसमें कहीं हम प्लान करेंगे कि फेजेज में पहले छूट दें कर्फ्यू में और उसके बाद कर्फ्यू को हटाने की हम सोचें। लेकिन अभी चूंकि स्थिति वैसी नहीं है कि एकदम से मैं कर्फ्यू हटा दूं, इसलिए मैंने 2 दिन बढ़ाया कर्फ्यू। सर, कितने लोगों को अब 151 में अरेस्ट किया गया है? तो 151 है शांति भंग, तो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि 100 से ज़्यादा लोग डिटेन किए गए हैं, उसमें अरेस्ट कितने हैं और जो FIRs हैं उसमें क्या धाराएं लगाई हैं? देखिए मैडम, FIR अब तक 14 दर्ज हो चुकी है, 14 FIR अब तक दर्ज हम लोग ने की है। उसमें 4 FIR पुलिस की तरफ से हैं, जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है पुलिस की या सरकारी संपत्ति का जो नुकसान है, और 10 FIR इंडिविजुअल की हैं जिनको नुकसान हो गया है, जिनके चोट लग गई है, उनकी है। जो अरेस्ट अब तक हुई है उसमें लगभग 140 के आसपास है, जिसमें दोनों अरेस्ट हैं, मतलब 151 CRPC में भी है और केसेज में भी है। केसेज में अरेस्ट उन्हीं लोगों की हम कर रहे हैं जिनकी हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, वीडियोज हैं, फुटेज हैं। वो कितने हैं? उनकी संख्या अभी 10-11 ही की है, लेकिन जो 151 में है इनमें बहुत से लोगों को अभी जेसी किया, जुडिशियल कस्टडी में गए हैं, वेरिफिकेशन चल रहा है, उनमें से इन केसेज के अंदर अरेस्ट होंगे अभी वापस। सर, ये तीसरी घटना है राजस्थान में। करौली में हमने देखा है, राजगढ़ में भी तनाव हुआ है। अब तो आपको एज ADG लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से आप इंटेलिजेंस दुरुस्त करेंगे, क्योंकि अब इलेक्शंस होने वाले हैं, एक ये इमर्जिंग ट्रेंड है, हम कह सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान का इस तरीके का इतिहास नहीं रहा है। जो सांप्रदायिक घटनाएं हैं वो पिछले काफ़ी टाइम से बढ़ी हैं, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि नहीं बढ़ी हैं, लेकिन उसमें क्या ट्रेंड या क्या प्लान चल रहा है या कोई प्लान है, नॉन प्लान है, इस पे मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा। निश्चित तौर पे घटनाएं हुई हैं, निरंतर हुई हैं, हमने वहाँ भी कंट्रोल किया, यहाँ भी कंट्रोल किया, लेकिन हो क्यों रही है इस पर हम भी अभी जो है प्रयास कर रहे हैं कि उसका पता लगा पाएँ और उसकी तह तक जा पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वो थे हवा सिंह घुमरिया, जो ADG लॉ एंड ऑर्डर है फॉर राजस्थान। और राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर एक बार फिर MCD के बुलडोजर चले, जिनकी जद में गरीबों की रेहड़ी और दुकानें ही आई हैं। दिल्ली में बीजेपी शासित MCD ने बुधवार से अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम की शुरुआत की और कई लोगों की रोजी रोटी का जरिया छिन गया। MCD के अधिकारियों ने 9 मई को मुस्लिम बाहुल्य शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने के लिए दिल्ली पुलिस से भारी पुलिस बल की मांग की है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। 22 साल का अशरफ और उसका भाई अपनी जूस की दुकान पर बुलडोजर चलने के बाद बचे हुए फलों को बटोर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में अशरफ का परिवार पिछले 28 सालों से छोटी सी दुकान पर जूस बेच रहा था। अशरफ ने MCD के अफसरों से मिन्नती की, लेकिन पुकार अनसुनी रही। MCD के बुलडोजर ने 2 मिनट में अशरफ की रोजी रोटी को ढहाकर मिट्टी में मिला दिया। अशरफ डर से कांपता रहा और बुलडोजर चलता रहा। अब देखिए अशरफ के हाथ कांप रहे हैं। अशरफ, घबरा रहे हो? जी सर, घबराएंगे तो है ही सर, इतना नुकसान हो रहा है सर, इतना सर नुकसान हुआ तो घबराएंगे तो है ही सर। मशीन वगैरह जो थी आपकी सब उठ गए सर, वो उधर गाड़ी में है सर। वो मशीन भी देखिए वो वहाँ पर है। और अशरफ, ये बताइए, जब आपके पास ये पर्ची है तो ये कैसे हटा रहे हैं? ये देखिए इसमें लिखा पंजीकरण के लिए पावती रसीद। सर ये हमें दी गई थी, बोला था जब तक मतलब दूसरी जगह नहीं देंगे, ये खुद ही देंगे, मतलब तब तक यहीं पे लगाओ आप। यहाँ लगभग 7 से 8 रेडी वालों पर MCD का बुलडोजर चला। दुकानदारों का कहना है कि MCD वाले हर महीने घूस लेते हैं और अब लोकप्रियता के लिए बुलडोजर चला रहे हैं। हर महीने MCD वाले पैसे लेके जाते हैं, बीट वाले पैसे लेके जाते हैं, एनक्रोचमेंट ये लोग खुद करवाते हैं, ठीक है। और रही बात बीजेपी की, जो अभी ये चेयरमैन साहब यहाँ बोल रहे हैं कि बीजेपी का नारा है कि हर किसी को रोजगार देना है, तो मैं आप सबको बता दूं बीजेपी का एक ही नारा है, अब की बार मोदी सरकार और हर गरीब आदमी बेरोजगार। कब से लगा रहे थे आप यहाँ पर? अरे हमारी तो बहुत सालें हो गई, कम से कम 20-25 भी हो गई होंगी। 20-25 साल से यहाँ पर हैं आप, फिर कभी हटाए नहीं गए? नहीं हटाए नहीं गए, ऐसे आए तो हम भर ले गए, फिर हम अपना चुटा लाए। मौके पर MCD के सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह भी मौजूद थे, जिनसे हमने पूछा कि ये बुलडोजर गरीबों पर ही क्यों चलते हैं, तो उनका जवाब सुनिए। दिल्ली शहर में या दक्षिणी दिल्ली में भी बहुत सारे अमीरों की बस्तियां हैं, जहां पर पार्किंग के नाम पर शेड निकाल लिए जाते हैं, बड़े रसूखदार लोग रहते हैं। वहां पर आपके बुलडोजर क्यों नहीं चलते हैं?
अब आपने ये वहाँ पर दबाव आ जाता है? हमने दिखे तो दिखा रहे हैं हम, आप यहाँ पर हैं, बहुत अच्छी बात है आप यहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ कब जाएंगे आपके बुलडोजर? सैनिक फार्म हो गए या अमीरों की बस्तियाँ हैं। आपको जो रोड मैप लाजपत नगर चले जाइए, बहुत जगह है। आपको जो रोड मैप दिया है वो ईस्ट ऑफ कैलाश का भी दिया है। हाँ। आपको जो रोड मैप दिया उसमें जसोला भी दिया है, उसका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी भी दिया है। ऐसा नहीं है कि पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम लोग लोगों को सेवा और सुविधा दोनों देना चाहते हैं। तो ये जिनकी रेडियां हटाई गई उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए ऑलरेडी टाइम वेंडिंग कमेटी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ तो इंसाफ करना ही करना है। एमसीडी ने अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें मुस्लिम बाहुल शाहीन बाग इलाके में 9 मई को बुलडोजर चलाने की बात है। इससे पहले एमसीडी के बुलडोजर सांप्रदायिक हिंसा के बाद जहांगीरपुरी इलाके में चले थे, जिनको कोर्ट के आदेश के बाद रोकना पड़ा था और एमसीडी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ी थी। ये तस्वीरें बताती हैं कि गरीब आसान है, उनके रेडी पटरियां हटा देना, उन्हें धक्का दे करके निकाल देना, और ये वही लोग हैं जो पैदल लॉकडाउन में अपने गांव गए, कोरोना में सड़कों पर एक एक वक्त की रोटी के लिए तरसते रहे, और अब जो इनका रोजगार था उस पर ही बुलडोजर चल रहा है। क्योंकि अब दक्षिणी दिल्ली को भी तालियां चाहिए, तो तालियां योगी के बुलडोजर को मिली, शिवराज के बुलडोजर को मिली, तो अब ये बुलडोजर राजनीति कितनों की रोजी रोटी तोड़ेगी, कितनों को सड़कों पर लाएगी, अभी आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी सुशील राठी के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आज सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा जेल से रिहा हो जाएंगे। उन्हें कल मुंबई की सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी थी। गिरफ्तारी के 12 दिनों बाद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द हो जाएगी और राणा दंपत्ति को फिर से जेल जाना पड़ जाएगा। उधर कोर्ट से राहत मिलते ही मुंबई में उनके घर पर बीएमसी की टीम भी पहुंच गई। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। इधर राणा दंपत्ति को कोर्ट से जमानत मिली, उधर बीएमसी की एक टीम उनके घर पहुंच गई। नवनीत राणा, उनका घर है ये लावी अपार्टमेंट, इसके 8वें फ्लोर पर उनका फ्लैट है और बीएमसी को ऐसी शिकायत मिली है कि उनके फ्लैट में अवैध निर्माण हुआ है। 2 दिन पहले नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया था बीएमसी की ओर से, और आज जैसे ही कोर्ट से जमानत मिली है, राहत मिली है राणा दंपत्ति को, बीएमसी की टीम यहाँ पर आज निरीक्षण के लिए पहुँच गई थी। चूँकि फ्लैट बंद था, उसके बाद बीएमसी की टीम 10 मिनट में ही यहाँ से निकल गई, लेकिन ये जानकारी देते हुए कि एक बार और बीएमसी की टीम यहाँ पर आएगी निरीक्षण के लिए, जिस तरह से शिकायत मिली है अवैध निर्माण को देखते हुए। तो क्या बीएमसी सिर्फ दबाव बना रही है या तोड़फोड़ की भी कार्रवाई होगी, वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातुश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोपों और राजद्रोह जैसे गंभीर मामले में जेल गए राणा दंपत्ति को गिरफ्तारी के 12 दिन बाद मुंबई की सत्र अदालत से 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। राणा दंपत्ति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं रख सकते, सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा काम वो दोहरा नहीं सकते। जांच में सहयोग करना होगा। अगर जांच अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा। जांच अधिकारी की ओर से इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा। केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड, उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। हैम्परिंग या टेम्परिंग का इंस्टेंस अगर रिकॉर्ड हुआ या रिपोर्ट हुआ तो फिर उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। पता नहीं मुझे, जब तक ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं आती। सरकारों पर राजद्रोह की धारा 124A के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है और अब राणा दंपत्ति को जमानत मिलने से भी ये संकेत साफ दिख रहा है कि दोनों पर राजद्रोह की धारा लगाने का पर्याप्त आधार नहीं था, वरना ऐसे संगीन अपराध जिसमें कि उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, अदालतें जल्दी जमानत नहीं देती। मुंबई से पूजा भारद्वाज और कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर ललितपुर की नाबालिग के साथ रेप हुआ और वो जब बयान दर्ज करवाने थाने पहुंची तो एसएचओ ने भी उसके साथ दरिंदगी की। थाना अध्यक्ष को प्रयागराज से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पाली थाने में पीड़िता की मौसी, पाली थाने के एसएचओ सहित 6 लोगों के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो और लोगों का पुलिस पर भरोसा कायम रहे। ये पाली थाने का थानाध्यक्ष है, जिस पर आरोप है कि इसने रेप की शिकायत कराने आई 13 साल की लड़की को अपने कमरे में ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इस संबंध में जो विवेचक हैं वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा विवेचना की जा रही है। साक्ष्य संकलन
पीड़िता के बयान और जो वहाँ पे एविडेंसेस मिलेंगे उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ से मिले हैं। घटना सामने आते ही थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और पूरे थाने को लापरवाही बरतने के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। लड़की की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके मुताबिक 22 अप्रैल को इलाके के 4 लोगों ने लड़की को भोपाल ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को 26 अप्रैल को थाने में ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस वालों ने पहले पीड़ित लड़की को उसकी मौसी के पास छोड़ दिया। लड़की की मां के मुताबिक अगले दिन जब लड़की अपने बयान दर्ज कराने पहुंची तो थाना अध्यक्ष ने भी उसके साथ रेप किया। ललितपुर पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपी थाना अध्यक्ष पर रेप और पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराएं लगाई हैं। थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। एक एनजीओ चाइल्ड लाइन द्वारा जो है बच्ची को यहाँ लाया गया था। बच्ची ने उनको पूछताछ की थी तो बच्ची ने अपनी सारी इस तरह की बातें बताई थी कि इस तरह की घटना घटी थी। चाइल्ड लाइन के जो एनजीओ के लोग थे वो बच्ची को यहाँ लाए थे। उन्होंने पूरी बात जो है उनको बताई और हमारे संज्ञान बताने के बाद उस पर तत्काल कार्रवाई की गई थी। इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए खुद ललितपुर पहुंच गए। उसकी मां न्याय चाहती है, मां सुरक्षा चाहती है और सुरक्षा हो, उसकी न्याय मिले, यही है। और जिस जगह वो न्याय मांगने गई वहीं ये घटना हो गई हो और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये करने लगेगी, और पुलिस की पहली घटना नहीं है, चंदौली आपके सामने है, गोरखपुर में एक व्यापारी के साथ घटना हुई वो आपके सामने है, हाथरस की घटना आपके सामने है। आखिरकार पुलिस को क्या हो गया? और ये सब बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। अब देखना है कि इस मामले में पुलिस कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करती है। लखनऊ में सहयोगी आलोक पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम को बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने कांग्रेस की लीगल सेल के वकीलों का ही विरोध झेलना पड़ा। इन वकीलों ने चिदंबरम के खिलाफ नारे लगाए, काले गाउन्स दिखाए और उन्हें बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का हमदर्द भी बताया। दरअसल पी चिदंबरम कलकत्ता हाई कोर्ट में मेट्रो डेयरी कंपनी की पैरवी के लिए गए थे, जिसके खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने याचिका दाखिल की हुई है। ममता सरकार ने मेट्रो डेयरी के शेयर एक निजी कंपनी को बेच दिए हैं, जिसे अधीर रंजन चौधरी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसी आधार पर कांग्रेस लीगल सेल के वकीलों का ये कहना है कि चिदंबरम को इस कंपनी के लिए पैरवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस नेता होते हुए ये उचित नहीं है। वकीलों ने चिदंबरम को पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का भी जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जज्बातों से खेल रहे हैं। And being a member of parliament, that body is National Congress because of you people, because of certain persons like you, that the party is not being able to stand on. It's just because of you people. It's just because of leadership like you that this is happening in West Bengal. It's just because of leaderships like you. It's just because of leaderships like you. पहले से ही जबरदस्त महंगाई के बीच अब आम लोगों पर बढ़ी हुई ईएमआई की मार भी पड़ने जा रही है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने बुधवार को अचानक रेपो रेट बढ़ा दिए हैं। रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है, जो अब 4.40% हो गया है। रिजर्व बैंक के इस ऐलान से होम लोन, कार लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो जाने की आशंका बन गई है और एचडीएफसी का होम लोन जो है वो महंगा भी हो गया है। दूसरे बैंक भी अब माना जा रहा है कि रेट बढ़ा सकते हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक महंगाई की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए और अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला किया गया है। रिजर्व बैंक के इस ऐलान के साथ ही शेयर बाजार भी धड़ाम हो गया। सेंसेक्स में 1307 अंकों की और निफ्टी में 351 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। और एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि रेपो रेट बढ़ने के मायने आखिर
क्या होते हैं। आपको बताते हैं यहाँ पर रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज उपलब्ध कराता है। तो महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, ये दलील इस वक्त भी दी जा रही है। और आरबीआई से कर्ज लेने में अब बैंकों को 4 की जगह 4.40% ब्याज जो है वो अदा करना पड़ेगा। आरबीआई से कर्ज लेना अब बैंकों के लिए और ज्यादा महंगा हो गया है। ऐसे में क्या होगा आगे? बैंक अपने नुकसान की भरपाई ग्राहकों से करेंगे और ग्राहकों को महंगे ब्याज पर कर्ज जो है वो दिया जाएगा। ऐसे में होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कॉर्पोरेट लोन जो होते हैं, ये सारे लोन जो हैं ये महंगे हो जाएंगे क्योंकि बैंक कहीं ना कहीं से अपने इस नुकसान की भरपाई करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, इसमें कई सारे अलग अलग पहलू भी जुड़े हुए हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया की महंगाई पर पड़ा है। अमेरिका में इससे अछूता नहीं है, वहां भी महंगाई पर काबू पाने के लिए फेडरल बैंक ने ब्याज में 0.5% की बढ़ोतरी कर दी है और ये बढ़ोतरी लगातार दूसरी बार की गई है। खास बात यह है कि दुनिया में कारोबार के लिए डॉलर के प्रचलन की वजह से फेडरल बैंक की नीतियों का असर दुनिया के बाजार पर भी पड़ता है और भारत भी इससे अछूता नहीं रह जाता। तो अब जब फेडरल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं तो अब दुनिया के बाजार पर भी इसका असर होगा। डॉलर के महंगे होने के यहाँ पर आसार बन गए हैं और जब आप कोई चीज इंपोर्ट करेंगे, आयात के लिए ज्यादा दाम जो है वो चुकाने होंगे। भारतीय शेयर से जो बाजार है, विदेशी निवेशक वहां से वो निकल सकते हैं, इसकी भी जो गुंजाइश है वो ऐसे में बन जाती है। विदेशी निवेशकों के निकलने पर शेयर बाजार जो है उसको काफी नुकसान होता है और शेयर बाजार तेजी से फिर गिरने लगता है। दूसरी खबरों का रुख करते हैं, राजस्थान लिए चलते हैं आपको, जहां पर जोधपुर में जारी तनाव के चलते कर्फ्यू को अब 48 घंटों के लिए बढ़ाया पड़ा है। जोधपुर में अब 6 मई तक कर्फ्यू जो है वो रहेगा और मोबाइल इंटरनेट सेवा भी सस्पेंड रहेगी। जोधपुर में जो हिंसा हुई थी उसमें अब तक 151 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 18 FIR दर्ज की गई हैं। सीसीटीवी के जरिए जो है पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह का, जो लगातार जोधपुर से हम तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं, खबरें पहुंचा रही हैं। हर्षा, आज जो तस्वीरें आपने भेजी, हमने उसमें देखा कि लोग आपस में मिठाई बांट रहे हैं क्योंकि उन लोगों को अब साथ में रहना है। तो कुछ तो स्थिति बेहतर हुई है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि ये जो आपसी सौहार्द है ये बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कल प्रशासन की कोशिशों के साथ और कम्युनिटी लिएजन ग्रुप जो है उनकी कोशिशों से थोड़ा सा ये जो दरारें पड़ गई थी उनको एक तरह से मतलब एक तरह से एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कबूतर चौक जो एरिया है जहां पर काफ़ी उपद्रव हुआ था, वहां पर जो सलीम भाई के घर में हमने देखा, क्योंकि वो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, दूसरे लोगों को समझाने वाले लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर सबको बुलाया और एक तरह से मिठाई एक दूसरे को खिलाई है ताकि जो स्थिति है वो वापस नॉर्मल हो जाए। आपने सही कहा, एकदम घर आजू बाजू में है, सटे हुए हैं, तो रहना तो यही है, इनको एक साथ ही रहना है। लेकिन फिर भी पूरी तरह हम कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है और इसलिए शायद प्रशासन ने कर्फ्यू अभी भी 48 आवर्स के लिए लगा रखा है। और जो सीसीटीवी फुटेज है मैं उसका जिक्र करना चाहूँगी। अलग अलग जगह से जो सीसीटीवी फुटेज मिल रहा है, सिर्फ जो सरकार के लगाए हुए नहीं, लेकिन लोगों के घरों पे, दुकानों पे भी सीसीटीवी जो फुटेज है बहुत अहम सबूत माना जा रहा है इस केस में। और सीसीटीवी के आधार पर काफ़ी धरपकड़ हुई है, 151 लोगों को अरेस्ट किया गया है। शांति भंग के आरोप में 18 FIRs हुई हैं और पुलिस ने कहा है कि अब जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होएगी तो राइटिंग, वैंडलिज्म के लिए जो FIR दर्ज होएगी, जिनका अरेस्ट होएगा, वो उस टाइम होगा। तो जो सीसीटीवी फुटेज है वो लोगों की पहचान करवाने में और दंगा कैसे भड़का इसको दिखाने में, इसको साबित करने में और इसकी जो तफ्तीश है उसमें बहुत अहम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा, आपके पास हम आते रहेंगे क्योंकि जिस तरह से हर्षा बता रही हैं कि आपसी सौहार्द की कोशिशें भी की जा रही हैं। उधर 18 FIR दर्ज हुई हैं, 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपियों की पहचान की जा रही है ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके। लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को लेकर अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिनके मुताबिक अब सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर से ही दी जाएगी। ये तस्वीर मुंबई की मशहूर सुन्नी बड़ी मस्जिद और मदनपुरा और मीनारा मस्जिद की है, जिसमें आप सुबह की अजान को लेकर सुन सकते हैं कि यहां पर बिना लाउडस्पीकर से ही अजान हो रही है। दरअसल बुधवार देर रात साउथ मुंबई के करीब 26 मस्जिदों ने, धर्मगुरुओं ने बैठकर यह फैसला किया है कि अब सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर से ही
दी जाएगी। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर सुनील सिंह का। सुनील, बहुत बड़ा फैसला ये लिया गया है धर्मगुरुओं की तरफ से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इस मुद्दे पर किस तरह से राजनीति गरमा रही है, हिरासत में तक लोगों को लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द जो है वो भी बिगड़ने की आशंका लगातार बनी हुई है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राज ठाकरे ने मुद्दा उठाया है मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने का, उसके बाद से जो एक कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति पैदा हुई थी, उसके तहत पुलिस ने एक तरफ जहां धरपकड़ शुरू कर दी थी एमएस के कार्यकर्ताओं की, वहीं दूसरी तरफ जब सभी मस्जिदों के मौलाना और मौलवी और ट्रस्टियों के साथ मीटिंग भी कर रही थी। उसी के तहत नाथपाड़ा के सभी इलाकों का, मालवनी का और गोवंडी जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ के सभी मौलानाओं और से मीटिंग ली गई थी। उनसे गुजारिश की गई थी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात 10 बजे से 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं, इसलिए आप लोग भी इस आदेश का पालन कीजिए। और इसी के साथ जितने भी लाउड स्पीकर लगे हैं उन सभी के पुलिस परमिशन की भी बात हुई थी। अभी कल जो है 2 जगहों पर इस तरह की मीटिंग हुई। एक तो मालवनी में भी हुई थी, जहां पर भी लोगों ने माना कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के आदेश का पालन होना चाहिए। सुबह की अजान अब जो है कि वो जी सुनील, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल तक ये खबर आई थी कि 800 से ज्यादा मस्जिदों को सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इजाजत दे दी गई थी शर्तों के साथ लाउड स्पीकर पर अजान बजाने की। लेकिन अब धर्मगुरुओं ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया है कि सुबह की अजान जो है वो बिना लाउड स्पीकर की होगी। और दक्षिण मुंबई की 26 मस्जिदों ने ये फैसला ले लिया है और साथ ही ये भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनका भी पालन किया जाएगा। कोविड की दूसरी लहर हजारों परिवारों में मातम देकर चली गई। उस दौर को गुजरे साल से ज्यादा हो गया, लेकिन उस दौर में जिन्होंने अपनों को खोया उनकी आंखें आज भी नम हैं। शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा हो जिसने किसी अपने को उस लहर में ना खोया हो। ना दवा, ना ऑक्सीजन, ना अस्पताल में बेड। किसी ने घर में इलाज के इंतजार में दम तोड़ दिया तो किसी की मौत एम्बुलेंस में ही हो गई। इतने लोग इस लहर में मारे गए कि मरने के बाद घंटों अंतिम संस्कार के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ा। ये दौर सरकार की नाकामी की वो बेदर्द मिसाल थी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। उन परिवारों का दर्द बताती हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे की ये खास रिपोर्ट। पैंतालीस साल की शाइस्ता यास्मीन, उनकी बहन सबीहा और मां साल भर पहले कोविड संक्रमण से अपने भाई साजिद को खोने के सदमे से उभर नहीं पाए हैं। जो लोगों के ऊपर बीती है, पिछली बार की जो हाहाकार थी वो कभी ना सोचा, ना कभी देखा और ना होनी चाहिए। हमें तो पता ही नहीं चला। एक्चुअली 2-3 दिन उसकी थोड़ी तबीयत खराब रही। उसके बाद जब उसकी ब्रीदिंग तेज चलने लगी अचानक से, बातचीत कर रहा था, ठीक था, तो हमें लगा कि शायद प्रॉब्लम है। तो हमने काफ़ी जगह एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, पड़ोस में फ़ोन किया सबसे पहले तो कि प्लीज़ आ जाओ। कोई नहीं आया। रिश्तेदारों में फ़ोन किया, उन्होंने कहा इस वक्त नहीं आ सकते, बहुत बुरा हाल है। 35 साल का साजिद 15 साल पहले कमर में लगी चोट की वजह से चल नहीं सकता था। कोविड के लक्षण दिखने पर उसे कई अस्पतालों में भर्ती कराने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं दाखिला नहीं मिला। अंत में उसने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। जगह जगह हॉस्पिटल ले गए, किसी ने नहीं लिया, कोई लेने को तैयार नहीं। आखिरकार वो उसकी डेथ उसी में हो गई, गाड़ी में ही। बस फिर हम घर ले आए। हमारे और 2 कजन्स के साथ प्रॉब्लम थी सेम, ये कोविड ही हुआ था तो वो सब उधर लगे हुए थे, वो हॉस्पिटलाइज थे और तीसरे या चौथे दिन उनकी डेथ हो गई। बहुत बढ़िया इंसान, बहुत अच्छा लड़का, जिसके एक 7वीं क्लास में बच्चा, एक 10वीं क्लास में। इधर तो बहुत ही छोटे बच्चे थे जो मेरे कज़न हैं यहाँ पे, उसका भी एक बच्चा, तो उसे तो ये भी नहीं पता फादर मेरे नहीं रहे। लड़की थोड़ी सी बड़ी है, तो बहुत बुरा टाइम था, नहीं बर्दाश्त होता याद करके। साजिद की मां रईसा खातून का कहना है कि अगर समय पर मेडिकल मदद मिल जाती तो उनका बेटा बच जाता। बेटे की कोविड से मौत पर दिल्ली सरकार से उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। इस बच्ची में बहुत हिम्मत है मेरी, यही सब कुछ कर रही थी जब से। बाकी तो भैया बच्चा ये रही,
जो भी था मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। उसकी तबीयत खराब थी, उस वक्त भी मैं कुछ नहीं समझ पाई कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको मैं तो ठीक ठाक था, ऐसे थोड़ा सा खांसी नजला हल्का सा लग रहा। ये रोने लगी तो कहने लगा मैं तो आ जाऊंगा, अभी थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बस कोई मुझे ऑक्सीजन दे देगा। अब ऑक्सीजन तक पहुंच ही नहीं पाया, शायद ठीक हो जाता उस वक्त। यानी अगर स्टीमर था ना, उसके भी चौगने रेट लगा देते, जो 100 रुपए की चीज है उसके भी इतने रेट लगा दे और गायब भी कर दी मार्केट से। अब पेशेंट को देखो या पागलों की तरह से केमिस्ट ढूंढो, हाथ पैर जोड़ लिए केमिस्ट्रियों से भी। वो जो हर वक्त दवाइयाँ हमारे लाते हैं वो भी तैयार, वो कह रहे है ही नहीं, हम क्या करें, है ही नहीं, पीछे से ही सारा माल रोक लिया गया है। ऐसे में बजाय हेल्प करने के, इतना बुरा टाइम था, सारे बच्चों को मार दिया। क्या सरकार ने अपने वादे पूरे किए, जो कहा था मदद करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे? कुछ नहीं किया। अगर जो वादे किए उसको 20% लोगों को भी शायद फायदा ना हुआ हो। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में कोविड से 26,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इसके अलावा भी न जाने कितने लोग हैं जिनकी जान कोविड से गई, लेकिन सरकारी आंकड़ों में उनका जिक्र तक नहीं है। साजिद उनमें से एक है। 63 साल के अशोक कुमार और उनकी 56 साल की पत्नी मीनाक्षी कुमार ने कोविड की दूसरी लहर से 2 महीने पहले ही अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन उनके परिवार की खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। हॉस्पिटल वालों ने बिल्कुल भी केयर नहीं की। मेरे को इतना पता है वो बच सकते थे अगर हॉस्पिटल वाले केयर करते। उसके बाद कभी कोई बीमारी उनको पहले रही है? कभी नहीं, नथिंग, बिल्कुल। बल्कि मैं बीमार रहती हूँ, आए दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन इनको कभी कुछ भी नहीं था। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि ये 22 तारीख को जा रहे हैं और 4 दिन में ही 2 महीने बिल्कुल 2 महीने पहले बेटी की इन्होंने इतनी खुशी खुशी शादी की। उसके बाद इतना खुश थे कि चलो अब बच्चों की 2 बेटियों की शादी कर दी, अब हम फ्री हो गए, अब हम आराम से वो करेंगे। लेकिन ये वैक्सीन लगाई इन्हें, उसके बाद ही हम दोनों पॉजिटिव। हालांकि गोयल वालों को बच्चों ने मेरी CT स्कैन की रिपोर्ट दिखाई तो कहते हैं इन्हें भी एडमिट कर दो। साल गुजर गया, लेकिन वो सदमा अब भी जहन में ताज़ा है। लगता नहीं है कि अभी मतलब लगता है आ जाएंगे। मैं दुकान में बैठा तो अभी लगता है गेट खोलेंगे आ जाएंगे। सपने में रोज आते हैं कि साथ हैं मेरे। बस भगत सिंह सेवा दल के नाम से एक NGO चलाने वाले जितेंद्र सिंह शंटी एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कोविड से जान गंवाने वाले 4000 से ज़्यादा लोगों का अंतिम संस्कार कराया। शहीद भगत सिंह सेवा दल ने लगभग 4200 डेड बॉडी का क्रिमेशन कराया है, लेकिन मैं वो मंजर भूलता नहीं हूँ। ईश्वर ना करे ऐसा मंजर कभी आए कि 250 तक डेड बॉडी हमने एक दिन में क्रिमेट कराई है। कई जगह तो स्ट्रेचर नहीं थे। ऑक्सीजन तो बहुत बड़ी बात है, वेंटिलेटर तो बहुत बड़ी बात है, स्ट्रेचर तक नहीं थे, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं थे। जितेंद्र सिंह शंटी और उनके बेटे डॉक्टर जोतजीत सिंह ने कोविड संकट के दौरान लोगों की बड़ी मदद की। हालांकि ऐसा करते हुए डॉक्टर जोतजीत सिंह खुद को भी डिप्रेशन से बचा नहीं पाए। So looking at those scenes and then cremating like 100 उस मंजर को देखकर और हर दिन 150 से ज़्यादा शवों का अंतिम संस्कार करके मैं खुद डिप्रेशन में आ गया था। अभी भी मेरे डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। मैं उससे बाहर नहीं आ पाया हूँ। मैं इसे त्रासदी नहीं कहूँगा, क्योंकि त्रासदी को संभालना आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन सरकार सबकी जान बचा सकती थी। It was a planned massacre. The government could have saved those lives. ठीक 1 साल पहले जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ, उसी जगह पर उन लोगों के शव रखे हुए थे जिनकी जान कोरोना के चलते गई, क्योंकि शमशान गृहों में अंतिम संस्कार के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई थी। कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों लोगों के घर उजाड़ दिए और कई लोगों की जान बीमारी की चलती गई, तो कई लोगों की जान इसलिए भी गई क्योंकि वक्त रहते उन्हें अस्पताल नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। अपनों को खोने की गम से हम पूरी तरह से उभर नहीं सकते, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के ठीक 1 साल बाद सवाल यही खड़ा होता है कि क्या आज हम पूरी तरह से तैयार है ऐसी किसी आपदा से निपटने के लिए। कैमरा पर्सन अशोक महाले और मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर की नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ और जब वो बयान दर्ज करवाने पहुंची तो थाना अध्यक्ष ने भी उसके साथ दरिंदगी की। थाना अध्यक्ष को प्रयागराज से आखिरकार गिरफ्तार अब कर लिया गया है। इस मामले में पीड़िता की मौसी, पाली थाने के एसएचओ सहित 6 लोगों के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि दोषियों को सख्त सजा मिले ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो और लोगों का पुलिस पर भरोसा कायम रहे। ये पाली थाने का थानाध्यक्ष है जिस पर आरोप है कि इसने रेप की शिकायत कराने आई 13 साल की लड़की को अपने कमरे में ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इस संबंध में जो विवेचक हैं वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा विवेचना की जा रही है। साक्ष्य संकलन, पीड़िता के बयान और जो वहाँ पे एविडेंसेस मिलेंगे उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ से मिले हैं। घटना सामने आते ही थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और पूरे थाने को लापरवाही बरतने के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। लड़की की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके मुताबिक 22 अप्रैल को इलाके के 4 लोगों ने लड़की को भोपाल ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को 26 अप्रैल को थाने में ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस वालों ने पहले पीड़ित लड़की को उसकी मौसी के पास छोड़ दिया। लड़की की मां के मुताबिक अगले दिन जब लड़की अपने बयान दर्ज कराने पहुंची तो थाना अध्यक्ष ने भी उसके साथ रेप किया। ललितपुर पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपी थाना अध्यक्ष पर रेप और पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराएं लगाई हैं। थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। एक एनजीओ चाइल्ड लाइन द्वारा जो है बच्ची को लाया गया था। बच्ची ने उनको पूछताछ की थी तो बच्ची ने अपनी सारी इस तरह की बातें बताई थी कि उस तरह की घटना घटी थी। चाइल्ड लाइन के जो एनजीओ के लोग थे उन्हें उस बच्ची को यहाँ लाए थे। उन्होंने पूरी बात जो है उनको बताई और हमारे संज्ञान बताने के बाद उस पर तत्काल कार्रवाई की गई थी। इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए खुद ललितपुर पहुंच गए। उसकी मां न्याय चाहती है, मां सुरक्षा चाहती है और सुरक्षा हो, उसकी न्याय मिले, यही है। और जिस जगह वो न्याय मांगने गई वहीं ये घटना हो गई हो और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये करने लगेगी, और पुलिस की पहली घटना नहीं है, चंदौली आपके सामने है, गोरखपुर में एक व्यापारी के साथ घटना हुई वो आपके सामने है, हाथरस की घटना आपके सामने है। आखिरकार पुलिस को क्या हो गया? और ये सब बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। अब देखना है कि इस मामले में पुलिस कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करती है। लखनऊ में सहयोगी आलोक पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस इलाके में एक 77 साल के बिल्डर की हत्या का मामला सुलझाने का दावा किया है। ये पूरा केस सीसीटीवी फुटेज और एक मेट्रो कार्ड के जरिए सुलझा है। हत्या के आरोप में 2 नाबालिगों को पकड़ा गया है, जिनमें से एक नाबालिग मृतक बिल्डर के यहां पर 1.5 साल पहले साफ सफाई का काम कर चुका है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर जैसे ही इस नाबालिग ने मंगलवार को अपना मेट्रो कार्ड स्कैन किया, दिल्ली पुलिस को अलर्ट मिला और वो पकड़ा गया। इसके साथ ही हत्या का एक मामला सुलझ गया। इस नाबालिग की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या और लूट में शामिल इसके दूसरे नाबालिग साथी को भी पकड़ लिया। जब हम सीसीटीवी का एनालिसिस कर रहे थे तो 2 बातें बड़ी प्रमुख रूप से उभर के आई। एक तो ये कि ये लोग एक दिन पहले भी आए थे और फिर हमने इनकी मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया मेट्रो में, और उसमें डीएमआरसी का सहयोग हमें मिला। जैसे ही हमें पुख्ता लगा कि ये राजीव चौक की तरफ गए हैं तो वहाँ पे फिर इनको डीएमआरसी की मदद से दबोचा गया। 77 साल के बुजुर्ग बिल्डर रामकिशोर अग्रवाल की हत्या उनकी इसी कोठी में चाकू से गोदकर रविवार सुबह कर दी गई थी। पुलिस को जांच में कई सीसीटीवी फुटेज मिले जिनसे इस मामले की कड़ियां जोड़ी गईं। जांच में पता चला कि दोनों नाबालिग रविवार रात करीब 10 बजे अपनी बाइक रामकिशोर की कोठी के बाहर पार्क कर गए। फिर दोनों मेट्रो से सिविल लाइंस नई दिल्ली होते हुए समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन पहुंचे। अगले दिन सुबह तड़के दोनों ऑटो से सिविल लाइंस आए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बाहर खड़ी अपनी बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने 300 सीसीटीवी कैमरों की जांच की,
जिनसे आरोपियों के मेट्रो का रूट पता चला और मेट्रो कार्ड के डिटेल्स मिल गई। मंगलवार को जैसे ही एक नाबालिग ने राजीव चौक पर अपना मेट्रो कार्ड स्कैन किया, वो पकड़ा गया। नाबालिगों ने 2 दिन पहले ही वारदात के लिए अपाचे बाइक वजीराबाद से चोरी की थी। इनमें से एक नाबालिग रामकिशोर अग्रवाल के यहाँ 1.5 साल पहले साफ सफाई का काम करता था। उसके पिता भी यहाँ गाड़ी चलाते थे। पहले वहाँ काम करता था, जहाँ से कि उसे एक एलिगेशन के तहत वहाँ से निकाल दिया गया था और फिर उसे वहाँ पर आइडिया था कि इसमें यहाँ कौन सी जगह है, जो मृतक हैं वो कितने बजे उठते हैं, उनका एक सेट शेड्यूल है कि 5:30 बजे के आसपास उठ के दरवाज़ा खोल देते हैं। साथ ही उसे ये अंदाज़ा था कि किस कबोर्ड में, जो ड्रेसिंग रूम के कबोर्ड्स हैं, उसमें पैसे होते हैं। पुलिस के मुताबिक लूट के 11 लाख रुपए कुछ विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। नाबालिगों ने लूट के पैसे से एक स्मार्टफोन लिया, अपने रूम का रेंट दिया और एक नाबालिग ने सीपी में टैटू बनवाया। नाबालिगों ने बाइक चोरी करने के तरीके यूट्यूब से सीखे थे। वारदात करने के बाद नाबालिगों ने वो हर तरीका अपनाया जिससे वो पुलिस से बच जाएं, लेकिन कहते हैं कि अपराधी वारदात के बाद कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है जिससे पुलिस उन तक पहुंच जाए। यहाँ भी मेट्रो कार्ड का प्रयोग अपराधियों के लिए मुश्किल बन गया और वो पकड़े गए। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आपको चुनना है अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर, आरबीआई का महंगाई पर वार, लेकिन कितना कारगर होगा ये, क्योंकि अब लोन लोगों के लिए महंगे होने जा रहे हैं। दूसरी खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर तनाव को देखते हुए 48 घंटों के लिए कर्फ्यू को और बढ़ा दिया गया है और मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। तीसरी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर लाउडस्पीकर को लेकर रस्साकशी लगातार जारी है। चौथी खबर आई बिहार से, जहां पर आज प्रशांत किशोर माना जा रहा है अपने पत्ते खोलेंगे कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। और पांचवी खबर, रूस और भारत की बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि भारी डिस्काउंट पर रूस से तेल लेगा भारत। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, इन खबरों में से अपनी पसंद की खबर चुनें, हम उस खबर को आपको विस्तार से दिखाएंगे।